नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर 1, 2 और 3 उसके सारे ग्रामर के टॉपिक थे वो मैंने अगले सेशन में ले लिए थे, राइट। इस सेशन में हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही साथ किस किस चैप्टर में क्या क्या था उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी नजर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर था प्रार्थना का, राइट। तो प्रार्थना के कवि कौन थे? हमारे मुरारी लाल। तो सबसे पहला प्रश्न यह बन सकता है कि इस काव्य के कवि कौन है? तो मुरारी लाल जी। फिर काव्य पंक्ति भी याद होनी चाहिए हमें थोड़ी थोड़ी। वह शक्ति हमें दो, दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो सबसे पहले तो ये पूरा काव्य है, वो हमें क्या कहना चाहता था उसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं कि कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना कर रहे कि हम लोग हमेशा हमारे कर्तव्य पर चले ताकि वे परोपकारी भावना द्वारा इस संसार में अपना जीवन सफल बना सके। हम लोग परोपकारी यानी कि दूसरों की सेवा कर हम लोग हमारे जीवन को सफल बना सके। कवि असहाय, कमजोर, परेशान तथा दिन दुखियों के सहायक बनकर उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। इनके लिए हमें हमारे सारे शब्दार्थ भी याद होने चाहिए, जैसे कि दयानिधि यानी कि ईश्वर, फिर निबल यानी कि कमजोर, विकल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट। कई बार ऐसा होता है कि कई शब्द ऐसे लगते हैं जो हमें एक समान लगते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये वाक्य है, इन वाक्य को देखिए और फिर समझिए कि इन वाक्य में क्या शब्द है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है। उस प्रकार आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे तो इजी रहेगा। जैसे कि निबल तो कमजोर, विकल तो परेशान। तो यहाँ पर हमें था कि हम दिन दुखी निबलों विकलों को, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ऐसा दिन दिया है हमें दीर्घ दिन, तो उसका मतलब यहाँ पर गरीब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गरीब की, राइट। कि दिन दुखी गरीब है, जो परेशान है, जिसको बहुत दुख है, उन सबके हम लोग कष्ट को दूर करें। और ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जो अपनी मंजिल से भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना तथा स्वयं भी सच्चाई के मार्ग पर चले। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भगवान सबको सही राह भी दिखाए और हम खुद भी सही मार्ग को चुने, यानी कि हम भी खुद सही मार्ग पर चले। हम ही गलत मार्ग पर चलेंगे तो दूसरों को तो हम नहीं कह सकते कि आप सही मार्ग पर चलिए, राइट। फिर उसके बाद देखिए, छल कपट घमंड दिखावा अन्याय आदि बुराइयों से दूर रहने की प्रार्थना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छल दम्भ, किसी के पास कोई बुराई है, उन सब से हम लोग दूर रहे। हमें हमेशा मान सम्मान को बनाए रखना होगा। हे प्रभु, इस बात का हमें अभिमान रहे। क्या रहे? अभिमान के हमेशा हम लोग क्या रहे? हमारा मान सम्मान बनाए रहे। जिस देश तथा जाति में हमने जन्म लिया है हम उस पर कभी भी बलिदान होने के लिए तैयार हुए, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 1। उसके प्रश्नों के उत्तर है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले है चैप्टर 1 का, सबसे पहले है चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 के बोलने की बारी वाले प्रश्न, कवि किस पद पर डटा रहना चाहता है? कवि है वो किसके पद पर? अभी हमने कहा किया हमारा लेसन, तो कवि है वो कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर डटे रहना चाहते हैं। कौन से मार्ग पर? कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर। हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट उनका सहायक बनकर दूर कर सकते हैं। हम लोग कैसे दूर सकते? अगर हम उनके सहायक बनेंगे
तो ही वह हम उनके कष्ट है उसको दूर कर पाएंगे। तीसरा है देश पर बलिदान होने का क्या अर्थ है। मैंने उस समय भी आप लोगों को समझाया था कि ऐसा नहीं कि हम लोग सारे के सारे सैनिक में हम लोग सोल्जर में हमारी भर्ती करवा दे और हम लोग देश के लिए बलिदान दे दे, ऐसा नहीं है। पर हम लोग अच्छे बनेंगे, हम हमारे आसपास वाले को अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग हमारे समाज को अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे हमारे गांव में अच्छा होगा, धीरे धीरे हमारे शहर में अच्छा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग हमारे देश के ऊपर हमारी जो कुछ भी है उसको बलिदान कर सकते हैं। जैसे कि देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, अर्थात देश के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। हो सके तो हम लोग हमारे देश के लिए हमारे प्राणों तक का भी बलिदान दे सकते हैं। राइट, एक मुहावरे टाइप है ये कि हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार होता है। राइट, पर हम कहते हैं कि मैंने तो मरते दम तक ये काम किया, ओह मैं तो ये करते करते मर गई, यानी कि मर जाएंगे हम नहीं, पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। डन। तो उसी प्रकार देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, अर्थात देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम प्रभु से, उसके बाद जो लिखने की बारी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको, हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं। तो कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने हेतु तथा दूसरों की भलाई के लिए हम प्रभु से शक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं हम लोग? कर्तव्य मार्ग पर हम डटे रहे ना, कोई भी मुसीबत आ जाए पर हम लोग कर्तव्य के मार्ग पर कभी भी हिले नहीं, ऐसी भगवान से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर इसलिए ले रही हूँ कि आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो दुर्गुण यानी कि क्या, ये हमें पता होना चाहिए। तो दुर्गुण यानी कि बुरे गुण, खराब गुण, जैसे कि हमें छल, कपट, द्वेष, धोखा धड़ी, झूठ, फरेब, खड़ी तो खड़ी हम लोग झूठ फरेब बोलते हैं ना, वो झूठ फरेब घमंड, ये सारे जो हमारे दुर्गुण हैं उन सबको हमें दूर रहना है, उन सब से हमें दूर रहना है। उसके बाद देखिए स्वदेश का क्या महत्व है। तो पहले तो स्वदेश यानी कि क्या, तो स्वदेश यानी कि अपना देश। क्या होगा? स्वदेश यानी कि, स्वदेश यानी कि अपना देश। जिस देश में हम जन्मे हैं, पले बढ़े हैं, वही हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और उसे ही हम अपना देश मानकर उससे प्रेम का गहरा संबंध जोड़ लेते हैं। जिस देश में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है वो हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और उसी को हमने अपना देश मानकर हमें हमारा सब कुछ उस पर, उसके साथ पूरे संबंध जोड़ लेने हैं। स्वदेश मतलब अपना देश, जिसका मानव जीवन में बहुत महत्व है। हमारे मानव जीवन में हमारे खुद के देश का खूब महत्व है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके देश से होती है। कोई दूसरे व्यक्ति देखेंगे, कोई दूसरे देश के व्यक्ति देखेंगे, तब हमें एहसास होगा कि नहीं, भारत के लोग यानी कि भारत के लोग, उनके जैसी किसी में भी कोई अच्छाई नहीं होती। राइट, यानी कि अपना देश यानी अपना देश। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं। तो कवि मातृभूमि के मान सम्मान के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्योछावर करने पर अभिमान करना चाहते हैं। अपना सब कुछ, हम अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। यह प्रार्थना हमें क्या संदेशा देती है? यह प्रार्थना हमें क्या संदेशा देती है? तो यह प्रार्थना हमें परोपकार तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से देश पर कुर्बान होने का संदेश देते हैं। क्या देते हैं? हमें हमारे जो निस्वार्थ भाव है हमारा, हम लोगों को कभी हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये काम करेंगे तो मुझे ये फायदा होगा,
निस्वार्थ भाव से हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, राइट। तो यह प्रार्थना हमें परोपकार तथा अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम लोग, हमें जो कर्तव्य है हम उसका पालन करें और हमारे जीवन को सफल बनाए, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन। नाउ चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग खास देखेंगे, राइट। कोई भी जब लेसन होता है तो उसमें तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक एक पैराग्राफ में से भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में एक राजा थे, तो वीर प्रताप सिंह राजा थे, वो कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में। फिर उत्तर भारत में कौन से राजा रहते थे? तो वीर प्रताप सिंह। फिर उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो कैसी थी? तो वो सर्वगुण संपन्न थी। फिर राजा का स्वभाव कैसा था? तो राजा का स्वभाव नेक तथा विनम्र था। देखो एक ही पैराग्राफ में से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में राज्य में एक बार क्या पड़ा था? तो अकाल पड़ा था। अकाल यानी कि क्या? तो अकाल यानी कि लगातार 2-3 वर्षों तक जब बारिश नहीं होती उसे अकाल कहते हैं, राइट। जब फसल नहीं उगती, राइट। और फिर राज्य में अकाल से क्या हुआ था? तो राज्य में हाहाकार मच उठा था। और क्या शब्द बन सकते हैं, और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि राजा ने किसे बुलवाया? तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों के पास क्या खुलवाया? तो राजा ने अपने मंत्रियों के पास अन्न के भंडार खुलवाए, राइट। फिर क्या था? देखो लेसन में क्या था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वही बोल रही हूँ। फिर राजा ने किसका वितरण किया? तो राजा ने अन्न का वितरण किया। अन्न वितरण कौन कर रहा था? तो राजा के मंत्री कर रहे थे। फिर अन्न भंडार किसके खुलवाने की खबर पूरे गांव में फैल गई? तो अन्न के भंडार खुलवाने की बात सारे गांव में फैल गई। फिर राजा के कर्मचारी थे, वो सुबह से शाम तक क्या बांटते थे? तो राजा के कर्मचारी थे, वो सुबह से शाम तक अन्न बांटते थे। फिर लोगों को खुश देखकर कौन खुश होता था? तो राजा खुश होते थे। राजा ये सब कहाँ से देखते थे? तो वो अपनी खिड़की से सब कुछ देखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ? तो एक दिन एक बूढ़ा वहां पर अनाज लेने आया और फिर क्या हुआ था कि अनाज देने का उस दिन का काम समाप्त हो गया था। और फिर क्या हुआ था कि वो बूढ़ा चक्कर खाकर गिर जाता है और फिर राजा के जो कर्मचारी थे वो उस बूढ़े के ऊपर दया खाकर उसे एक गठरी अनाज की दे देते हैं। तो क्या दे देते हैं बूढ़े को? तो अनाज की गठरी। पर वो बूढ़ा आदमी उस गठरी को उठा सकता नहीं था। तो इसके लिए क्या होगा कि राजा को, बूढ़े को किसने सहायता की? तो राजा ने अपने कौन से वस्त्र उतारे? तो राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, राइट। फिर राजा क्या उठा के बूढ़े के साथ चल दिया? तो राजा अनाज की गठरी उठा के उस बूढ़े के साथ चल दिया। फिर बूढ़े के साथ और कौन था? तो बूढ़े के साथ उसका एक छोटा सा पोता था। देखो इतने में से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखो राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से सब कुछ देख रहे थे, राइट। वो हमने देख लिया। फिर राजा को किसने पहचान लिया? तो उस बूढ़े के एक पड़ोसी ने राजा को पहचान लिया। फिर राजा थे, वो कौन से वेश में थे? एक साधारण मनुष्य के वेश में थे, राइट। फिर राजा का कर्तव्य क्या होता है कि राजा का केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करना यही उसका कर्तव्य नहीं है, पर प्रजा के लिए पिता समान बनना एक राजा का प्रथम कर्तव्य है। जैसे कि मैंने बात की थी कि पूरे घर में हमारी सारी चीजें हमें कौन अवेलेबल करता है? हमारे पिता, हमारे पापा। तो इसी प्रकार राजा भी है, वो पिता के समान सबकी मदद करते हैं, राइट। सच ही कहा है कि व्यक्ति किससे बड़ा होता है? अपने कर्मों से। किससे बड़ा होता है? अपने
कर्मों से बड़ा होता है। देखा, एक चैप्टर में से कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने क्यों लिए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन एग्जाम भी होगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए। नाउ अभी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार देख लेते हैं। वीर प्रताप सिंह कौन थे? तो वीर प्रताप सिंह उत्तर भारत में एक राजा थे। सेकंड वाला देखते हैं, अकाल पड़ने के कारण प्रजा की कैसी दशा थी? अकाल पड़ने के कारण राज्य में फसल न उग सकी, जिस कारण प्रजा अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगी थी। सारे राज्य में हाहाकार मच गया था, राइट। अकाल पड़ा था जिसकी वजह से फसल उगी नहीं थी और पूरे राज्य में अन्न के दाने दाने के लिए सब लोग तरस रहे थे, राइट। थर्ड वाला, राजा ने स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय क्यों किया? राजा को ऐसा तो नहीं था कि उसके कर्मचारी है वो सब कुछ अच्छे से नहीं करेंगे, पर राजा ऐसा चाहते थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति छूट ना जाए कि जिसे अनाज ना मिले। राजा ने स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया, इसलिए किया ताकि कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित न रह पाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह पिता के समान अपनी प्रजा के दुख सुख में उनकी सहायता तथा देखभाल करे। उसके बाद नेक्स्ट लिखने की बारी वाले में, वीर प्रताप सिंह क्यों विख्यात थे? तो वीर प्रताप सिंह अपने सद्गुणों के कारण, उनके अंदर सद्गुण थे, नेक, विनम्रता, ऐसे अच्छे गुणों के कारण न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्य में भी वो प्रसिद्ध यानी कि विख्यात थे। राज्य भर में हाहाकार किस कारण से मचा था? तो राज्य में हाहाकार भीषण अकाल पड़ने के कारण से मचा था। यह बहुत अकाल पड़ा था, इसी कारण राज्य में हाहाकार मचा उठा था। राजा ने अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया? तो राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य के सारे अन्न भंडारों को खोलने का आदेश दिया। क्या दिया? सारे अन्न भंडार खोलने का आदेश दिया। उसके बाद फोर्थ वाला, राजा ने बूढ़े आदमी की मदद किस प्रकार की? तो हमने देखा था कि राजा ने बूढ़े आदमी की मदद इस प्रकार की कि उन्होंने अपनी राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के कपड़े वेश में बूढ़े के पास जा पहुंचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और उन्हें घर तक पहुंचा दिया। इस प्रकार राजा ने उसकी सहायता की थी, राइट। नाउ देखते हैं चैप्टर नंबर 3, राइट। वो तो हमें पक्का और पूरा याद होना चाहिए। उसमें थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग डिफरेंट बातें हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग कुछ उसको कुछ बात के साथ कनेक्ट कर दो ताकि आप लोगों को याद रहे। हम लोगों ने इस लेसन में क्या देखा था कि प्राचीन काल में लोग समय का पता अंदाजा किस प्रकार लगाते थे? सूर्य की घड़ी से, सौर ऊर्जा वाली घड़ी से, कि सूर्य निकलता और उसकी जो परछाई थी उसके अनुसार घड़ी का अंदाजा लगाते थे, समय का अंदाजा। फिर दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। कहाँ पर? मिस्र शहर में सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी, राइट। ये भी हमें याद होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई भी चीज की हमें आवश्यकता है तो हम उसकी अवश्य खोज करेंगे। घर में भी कोई चीज हमें नहीं मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए हम लोग उसको ढूंढ के ही रहते हैं, राइट। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी यानी कि माता है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण 16वीं शताब्दी में यानी कि 16वीं सदी में, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, राइट। आज से करीब 500 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ था। कौन सी घड़ी? जल घड़ी। पानी की बूंदे नीचे गिरती और उसमें से पानी का समय का पता
करते, पर उसमें भी क्या हुआ कि बूंद जो थी उसका जो छेद था वो कई बार छोटा या बड़ा होने से पर भी वक्त का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाते। जैसे कि मेरे घर में है, उसमें थोड़ा सा छोटा छेद है तो वो धीरे धीरे समय बताएगा, पर दूसरे घर में है, अगर हम लोग अभी की बात करें तो पाठशाला में वो वहां पर बड़ा छेद है तो वहां पर तो आगे का टाइम होगा, और हमारे घर पर थोड़ा पीछा टाइम, तो वो भी कुछ सक्सेस हुआ नहीं। जल घड़ी सबसे मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई। जल घड़ी थी वो मिस्र के बेबीलोन शहर में सबसे पहले बनाई गई थी। इसके बाद रेत घड़ी थी वो रोम में बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? रेत घड़ी थी वो रोम में बनाई गई थी। सारी घड़ियां कब कहाँ बनी थी वो हमें याद होना चाहिए। इसका आकार डमरू जैसा था। ये भी हो सकता है कि चलो रेत घड़ी का आकार कैसा था, तो डमरू जैसा। इसके अतिरिक्त मोमबत्ती के जलने से, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गई। रस्सी जलती जाती और उस समय का पता लगाते। फिर तेल वाला लैंप था यानी कि दीवो, राइट, उस लैंप में जैसे तेल कम होता जाता उस प्रकार समय का पता लगाते। ऐसी बहुत प्रकार की घड़ियां बनाई गई। कई प्रकार की घड़ियां बनती रही परंतु सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी, राइट। ये सारी घड़ियां थी वो बिल्कुल असमर्थ थी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे वहां छोटा छेद है तो धीरे धीरे टाइम जा रहा है, आपके वहां बड़ा छेद है तो जल्दी टाइम चला जाएगा। तो ये सारी घड़ियां थी वो सही समय बताने में असमर्थ थी। अभी की बात करें तो सभी का टाइम मोबाइल में एक समान रहता है, राइट। घड़ी में अगर ऐसा हो सकता है, हमारी वॉल क्लॉक होती है, दीवार की जो घड़ी होती है, उसमें कई बार अगर हमारा सेल खत्म हो गया तो वो पीछे रह जाती है। हम लोग कई बार अपने आप 5 मिनट आगे रख देते हैं कि चलो जल्दी मुझे उठना है तो थोड़ी देर 5 मिनट की आगे घड़ी रख देता हूँ या 10 मिनट की। तो मेरे घर की या आपकी घड़ी सेम नहीं होगी, पर मोबाइल के टाइम की घड़ी अब सबके मोबाइल में सेम होती है। आजकल पहनी जाने वाली हाथ घड़ी को सबसे पहली बार पहनने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल थे। कौन थे? ब्लेज पास्कल, जिन्होंने कैलकुलेटर की खोज की थी और जिन्होंने पहली बार वो घड़ी हाथ में पहनी थी। तब उनके मित्र थे, उनकी बहुत हंसी भी उड़ाते थे। इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घुमा करते थे। 1650 में सब घड़ियों को कहाँ पर रखते थे? जेब में। घड़ी थी सबके पास पर जेब में रखते थे, हाथ में नहीं। चाबी भरने वाली घड़ियों की जगह अब क्वार्टर्स ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले लिए। क्वार्टर्स घड़ी यानी कि जो अभी की हमारी घड़ियां है वो, राइट। और पहले आती थी चाबी भरो घड़ी में तो ही वो चलती थी, उसमें सेल नहीं आते थे। अभी सेल वाली घड़ियां यानी कि क्वार्टर्स घड़ियों की सभी जगह पर पाई जाती है। एक खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्सों को भी नाप सकती है। हम लोग जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच आती है जो हम लोग उसको प्लग कर देंगे तो सेकंड का भी 1,00,000वां हिस्सा होता है, उसको भी वो माप सकती है। 1 मिनट में हम लोग वैसे कोई ऐसा कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें हम लोग माप सकते हैं कि कितने सेकंड कोई पीछे रह गया, राइट, कितने सेकंड के भी कुछ और समय कोई पीछे रह गया। ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग नाप सकते हैं ऐसी घड़ियों के द्वारा। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है, राइट। जैसे कि अमेरिका में एक ऐसी घड़ी है जो 4-5 बार नमाज पढ़ती है। फिर हमने देखा था कि लंदन में संसद भवन में एक ऐसी घड़ी है जो जीसस क्राइस्ट के उपदेश बताती है। फिर भारत में जोधपुर में एक ऐसी घड़ी है जो मधुर संगीत सुनाती है, राइट। तो ये सारे प्रश्न हैं इसमें से बन सकते हैं। और खासकर पेज नंबर 20 है, उसमें आप लोगों को खास याद रखना है कि पहली पेंडुलम घड़ी, फिर रिस्ट वॉच, फिर पतली घड़ी, फिर सबसे पहली लेडी वॉच यानी कि स्त्रियों की सबसे पहली घड़ी। ऐसी छोटी छोटी जो मेन बातें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, राइट। अलार्म वॉच सबसे पहली कब बनी, कैलेंडर वाली सबसे घड़ी कब बनी, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप लोगों को याद कर लेना है ना। वो भी आप लोग 6 में आ गए हैं, राइट। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा।
प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते होंगे, सोचकर बताइए। क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे और उसी के अनुसार अपना कार्य करते थे। किसको देखकर? सूर्य को देखकर। और हमने जैसे बात की थी कि सूर्य तब जब कभी बार बारिश का मौसम होते तो सूर्य को हम लोग ठीक से नहीं देख सकते, तो फिर उस समय वक्त का अंदाजा सही नहीं रहता। सेकंड वाला प्रश्न, जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ? तो जल घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में। और जल घड़ी सबसे पहले कहाँ बनी गई थी? मिस्र के बेबीलोन में, राइट, याद रखना। और नाउ थर्ड, मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये सभी घड़ियां बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। ये सारी जो रस्सी वाली घड़ियां, लैंप वाली घड़ियां, तेल वाली घड़ियां, ये सारी घड़ियां थी वो सही समय बताने में असमर्थ थी। मोमबत्ती वाली घड़ी। फिर नाउ फोर्थ, परमाणु घड़ियों की क्या विशेषता है? तो परमाणु घड़ियों की यह विशेषता है कि ये उपग्रहों की स्थापना के काम आती है। उपग्रहों की यानी कि सैटेलाइट की जब स्थापना की जाती है तब ऐसी घड़ियों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यहाँ की घड़ियों पर उन सारे तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल सबका प्रभाव पड़ता है, पर परमाणु घड़ियों पर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं होता। परमाणु घड़ियों की यह विशेषता है कि ये उपग्रहों की स्थापना के काम आती है तथा इन पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद लिखने की बारी वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे? तो प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता सूर्य की रोशनी को देखकर लगाते थे। सेकंड वाला, आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? ब्लेज पास्कल, राइट, वो तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर्स घड़ियों की क्या विशेषता है? तो क्वार्टर्स घड़ियां ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां है। अभी की घड़ियां, क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है, इसके अंदर एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, धातु ऐसी होती है जिससे स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहता है। इसके अंदर की जो पूरी रचना होती है, पूरा जो यांत्रिक गुण होता है, इसके अनुसार ये समय अपने अपने समय पर चलती है। क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। राइट, नाउ फोर्थ वाला, घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को क्या लाभ हुआ? तो घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को यह लाभ हुआ कि उसने समय के अनुसार चलना सीखा तथा समय का आदर करते हुए सफलता की सीढ़ियों की ओर लगातार बढ़ता चला गया। राइट, हम लोग जानते हैं कि समय का हम लोग सही उपयोग करेंगे तो हम लोग समय के अनुसार चलेंगे। और सच में ये हमारा एक, हमें पता है कि हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें पेज नंबर 14 पर समय का सदुपयोग, तो ये भी हमें याद करना है। समय का हमें सही उपयोग करना चाहिए। समय के बारे में हम लोग कोई भी 4-5 वाक्य भी लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के थोड़े से क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा लेसन सब कुछ देख लिया। यानी कि हमने 2 रिवीजन में, फर्स्ट में हमने सारे ग्रामर के टॉपिक देखे और दूसरे में हमने पाठ में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देखा। राइट नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का कुछ नया करेंगे। नाउ योर आपकी एग्जाम आ रही है, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड बाय बाय एवरीवन।